students. वेलकम टू बंसा क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जय सिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, और हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। साथ ही हमने कुछ टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लिया था। जैसे हमने फूड को डिस्कस कर लिया था, फूड क्या होता है, फूड में ऐसे कौन से केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो कि एनर्जी बनाने का काम करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। क्लियर बेटा? आपको ये भी समझ में आ गया था कि एनिमल्स में न्यूट्रिएंट्स का जो यूटिलाइजेशन है वो दो तरीके से होता है, या जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो दो तरीके से होती है। ये कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं बेटा जो कि ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है जिनकी, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी कम अमाउंट में बॉडी को ज़रूरत होती है। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लेना बेटा, मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं बेटा, जो कि ज़्यादा अमाउंट में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है पर डे। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट है बेटा? तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट्स और प्रोटीन्स। तो इनकी ज़रूरत बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है पर डे। क्लियर? क्योंकि हमारी सेल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट अगर देखोगे तो आप कार्बोहाइड्रेट का है और प्रोटीन्स का प्रेजेंट होता है। और फैट्स भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़रूरी नहीं है, फैट्स भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। हमारे काफ़ी सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है फैट। साथ ही साथ में सबसे ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ करने का काम ये फैट ही करते हैं। इसके बाद बेटा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे प्रोटीन जैसे मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो बेटा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होते हैं जो कि कम अमाउंट में बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं करते हैं बेटा, ठीक है, विटामिन्स और मिनरल्स एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम नहीं करते हैं, लेकिन इनकी भी बॉडी को उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है जितनी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट ज़रूरी है बस। लेकिन यही है कि इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को कम है, तो ये बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत होती है इनकी, लेकिन एसेंशियल ये भी हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया था हमें। फिर इसके बाद हम डिस्कस किया था बेटा कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी क्या बोल सकते हैं हम, ह्यूमंस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या फिर प्लांट्स, हर एक एनिमल को, हर एक ह्यूमन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? तो एनर्जी मिलती है बाय द ब्रेक डाउन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। जब ये न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होते हैं तब ये ब्रेक डाउन होके न्यूट्रिएंट्स एनर्जी रिलीज करते हैं। अब ब्रेक डाउन होके एनर्जी तो रिलीज करते हैं, इनको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है बेटा? तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलके बनी है, क्योंकि सेल क्या है बेटा? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है बेटा, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप पढ़ चुके हो सेल चैप्टर बिल्कुल अच्छे से, तो आपको पता चल गया होगा कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रक्चर होती है जो कि एनर्जी बनाने का काम करती है। तो यही जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं बेटा, ये सारे ब्रेक डाउन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और एनर्जी रिलीज करते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद बेटा हमने डिस्कस कर लिया था कि फूड के इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी हमें कि हम फूड रिसोर्सेज का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो क्या ऐसी ज़रूरत है बेटा? तो क्या ज़रूरत है? क्योंकि बेटा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। अब इस इंक्रीज पॉपुलेशन की, इस इंक्रीज पॉपुलेशन की, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है बेटा, इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी या फिर फूड की रिक्वायरमेंट है, तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फूड रिसोर्सेज का इम्प्रूवमेंट जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड जरूरी है। और ये कैसे मिलेगी बेटा? तो इसके लिए कुछ अप्रोचेज हैं, है ना, कुछ अप्रोच है जो कि हमने देखी थी कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब सबसे पहले देखा था हमने क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, कैसे क्रॉप की वैरायटी को
है ना, किस्म को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा? तो हमने देखा था यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के मेथड्स। कौन कौन से थे? याद होंगे आपको, हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से थे? नहीं पढ़ा आपने? इंटर वेराइटल था बेटा, इंटर स्पेसिफिक था, और इंटर जीनस था या जेनरिक। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। जब दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स के कैरेक्टर किसी एक प्लांट के अंदर डाले जाए बेटा, कैसे? क्रॉस करा के उन दोनों का। ठीक है, उन दोनों प्लांट का क्रॉस करा के, तो इस टाइप के जो प्लांट बनेगा यहाँ पर, उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसे बोलेंगे हाइब्रिड प्लांट। तो कैसा प्लांट हो जाएगा वो? हाइब्रिड प्लांट होगा बेटा। क्यों होगा हाइब्रिड? क्योंकि उसमें दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स के कैरेक्टर्स आ जाएंगे अब। ठीक है, ऐसा पढ़ा था हमने इंटर स्पेसिफिक, जहाँ पे बेटा दो अलग अलग स्पीशीज, लेकिन कैसे बेटा? एक ही जीनस की होनी चाहिए। ठीक है, दो अलग अलग स्पीशीज लेकिन एक ही जीनस की होनी चाहिए। तो जब एक ही जीनस की दो अलग अलग स्पीशीज का आपस में ब्रीड कराते हैं बेटा, आपस में क्रॉस कराते हैं, तो उसके थ्रू एक जो प्लांट बनेगा उसके अंदर दोनों तरह के स्पीशीज के कैरेक्टर होंगे। तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? हम उसे बोलेंगे हम हाइब्रिड। तो मतलब जिसमें दो अलग अलग पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड क्या बनेगा? एक प्लांट बनेगा, और ये किस टाइप का प्लांट होगा बेटा? तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड प्लांट। क्लियर? ऐसे ही हमने डिस्कस किया था लास्ट इंटर जेनरिक। तो बेटा दो अलग अलग जीनस के प्लांट में जब क्रॉस कराएंगे तो दोनों जीनस के प्लांट के जो कैरेक्टर है वो एक प्लांट में मिलेंगे हमें। ठीक है, तो ये प्लांट कैसा होगा बेटा? हाइब्रिड प्लांट। कैसा प्लांट होगा? इंटर जेनरिक हाइब्रिड प्लांट। ये क्लियर हुआ? समझ में आ गया था बेटा? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था कि किस तरीके से हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट पढ़ा था हमने हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया था। इसके बाद में हमने देखा था जीन इंट्रोडक्शन, जीन को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जीन को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं एक प्लांट के अंदर, जिसके थ्रू हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज एक ऐसा प्लांट है जो कि सूखा है ना, जो ड्रॉट कंडीशन है उसमें सरवाइव नहीं कर सकता, तो कैसे वो हम उसके अंदर क्या चेंजेस करें कि वो ड्रॉट कंडीशन में भी इजीली सरवाइव कर ले, कम पानी में भी इजीली सरवाइव कर ले। तो बेटा हम क्या करेंगे? कोई ऐसा प्लांट जो कि ड्रॉट के अंदर ड्रॉट कंडीशन में सरवाइव कर लेता है, उसके जीन को पहचानेंगे, है ना, आइडेंटिफाई करेंगे उसके जीन को। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद में आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद में क्या करेंगे बेटा? उसको इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू प्लांट के अंदर। ठीक है, और इंट्रोड्यूस करने के बाद में जब वो डिवाइड करेगा तो वो जीन पूरे प्लांट के अंदर अच्छे से वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये टेक्निक बेटा किसके थ्रू पॉसिबल है? ये टेक्निक जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू पॉसिबल है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्रांच बेटा बायोलॉजी की, मैंने बताया था आपको, जहाँ पर जीन लेवल में चेंजेस करके, जेनेटिक चेंजेस करके और इम्प्रूव किया जाता है एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। क्लियर? तो ये भी कभी कभी आपको पूछ लेता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। तो बेटा यहाँ पे पूछा है कि वाई डू वी नीड टू परफॉर्म अ क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, हमें क्रॉप वैरायटी की इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत क्या पड़ गई है ऐसी कि हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है बेटा इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द क्रॉप, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिले, इसके लिए हम जो क्रॉप है उसकी वैरायटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ क्रॉप, डिफरेंट क्रॉप में है डिफरेंट क्वालिटीज़, हर एक क्रॉप के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती है बेटा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपको कुछ कि कैसे हर क्रॉप के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है। तो बेटा पल्सेस जो होती हैं, दालें जो होती हैं, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो प्रोटीन की क्वालिटी होती है। जैसे ऑयल सीड्स है, तो ऑयल सीड्स के अंदर क्या होता है बेटा? ऑयल या लिपिड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, लिपिड प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं बेटा, इनके अंदर मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, विटामिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और साथ ही साथ फ्रूट और वेजिटेबल्स को पता होगा आपको, जब ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स को, या फिर जब हम स्टोर करते हैं इसको, तो देखा होगा आपने राइपनिंग बहुत जल्दी हो जाती है इनकी।
तो राइपनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, या फिर किसी पैथोजन के इन्फेक्शन के थ्रू, सपोज फंगल इन्फेक्शन के थ्रू, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू, ये बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इनकी शेल्फ लाइफ को हम कैसे इंक्रीज करें, इनको कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं हम, तो उनके लिए भी ज़रूरी है ये क्वालिटी। अगर हम उसके अंदर कोई ऐसा जीन डाल दें जिससे वो उनमें डिजीज़ ना हो, या उनकी राइपनिंग मतलब वो जल्दी ना पकें ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, तो इससे भी क्या हो रहा है बेटा, इम्प्रूवमेंट ही तो हो रहा है। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट है बेटा इम्प्रूविंग क्रॉप रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस। तो बेटा क्रॉप में दो तरीके के स्ट्रेस देखने को मिलते हैं, तो बायोटिक एक एबायोटिक, बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रहे हैं, और एबायोटिक जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस आ रही हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है बेटा कि बायोटिक स्ट्रेस रेफर टू द डिजीज, इंसेक्ट, निमेटोड्स। क्लियर। तो कई बार क्या होता है बेटा, कई बार जो आपके प्लांट्स है, आपकी जो क्रॉप है, या फिर जो प्रोडक्ट है, उसमें क्या होता है, कई बार डिजीज हो जाती है, कोई फंगल डिजीज हो गई, कोई बैक्टीरियल डिजीज हो गई, रस्टिंग हो गई उसके अंदर। देखा ना, कई बार पत्तियां पीली पड़ जाती हैं क्रॉप्स की, कई बार थोड़ी रेडिश टाइप की हो जाती है, कई बार उसमें कुछ नोट्स जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो उनमें कई बार डिजीज हो जाती है, फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। कई बार कुछ इंसेक्ट होते हैं जैसे कैटरपिलर वगैरह, ये क्या करते हैं बेटा, ग्रास ऊपर होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं, जो सॉफ्ट लीव्स होती है बेटा, न्यूली डेवलप लीफ, उनको फीड कर लेते हैं, खा जाते हैं उनको। निमेटोड्स होते हैं बेटा, निमेटोड्स, वर्म्स होते हैं निमेटोड्स, ये लिखा हुआ है ना बेटा, यहाँ पर नीचे निमेटोड्स लिखा हुआ है। तो निमेटोड्स क्या होते हैं, निमेटोड्स वर्म्स होते हैं, और ये वर्म्स भी जो लीफ की जो सॉफ्ट सॉफ्ट लीव्स होती है बेटा, न्यूली डेवलप लीफ, उनको खा जाते हैं ये। ठीक है। साथ ही साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी डैमेज कर देते हैं ये निमेटोड्स, उनके अंदर चले जाते हैं। जैसे देखा होगा आपने, कभी कभी टोमेटो के अंदर भी छोटा सा वर्म टाइप के कीड़े निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा बॉटल गॉर्ड में लोकी जो होती है बेटा, उसके अंदर हो जाते हैं, है ना। कॉलीफ्लावर, ठीक है, कैबेज, इन सब के अंदर आपको देखने को मिला होगा छोटे छोटे से वर्म्स टाइप के होते हैं, उनको ही बोलते हैं बेटा निमेटोड्स। समझ में आया। तो ये बेटा ये क्या है, इनके थ्रू जो है एक क्रॉप में स्ट्रेस आता है ना, तो इसे बोलते हैं बेटा बायोटिक स्ट्रेस। क्लियर। क्योंकि प्लांट्स में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिजीज हो रही है, इन्फेक्टेड हो रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं, स्पॉइल हो रहे हैं, तो इसे बोलते हैं बेटा बायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, जिनकी जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं बेटा। क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे सपोज फ्लड हो गया, ठीक है, ड्रॉट कंडीशन हो गई, हीट कोल्ड वेदर कंडीशन, है ना, बाढ़ आ गई बेटा, बाढ़। फ्लड, फ्लड मतलब क्या होता है बेटा, बाढ़। बाढ़ आ गई, पानी बहुत ज्यादा आ गया, तो क्रॉप्स उससे डैमेज हो गई, क्योंकि सपोज बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो बेटा फ्लड आने के थ्रू क्या होता है कि वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी जमा हो जाता है खेतों में। अब क्या होता है कि वहां पर जो प्लांट की रूट्स है वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाती हैं, तो फ्लड के थ्रू भी एक जो क्रॉप है उसमें एबायोटिक स्ट्रेस होता है। ड्रॉट बेटा सूखे के थ्रू होता है, जब पानी नहीं मिलेगा, तो जब जितने भी आपको पता है बेटा, जितने मिनरल्स होते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व कंडीशन में होते हैं, जिससे रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जब ड्रॉट कंडीशन होगी तो भी वो मिनरल्स प्लांट के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, वाटर नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या होगा बेटा, प्लांट की ग्रोथ या फिर प्लांट की जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होगी। क्लियर। तो इससे भी क्या होता है, एबायोटिक स्ट्रेस। हीट के थ्रू, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं अगर उनको ज्यादा हीट प्रोवाइड की जाए, ज्यादा सनलाइट होती है, तो उसके थ्रू क्या होता है, डैमेज होने लगते हैं। ठीक है। तो हीट भी एक फैक्टर है जिसके थ्रू एबायोटिक स्ट्रेस आता है। ऐसे ही कोल्ड वेदर, अगर कई बार देखा होगा बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, बर्फ गिर जाती है, तो उसके थ्रू भी प्लांट जो होते हैं वो मर जाते हैं, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अफेक्ट होती है। तो ये सारे जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है बेटा, वो सारी होती है एबायोटिक स्ट्रेस, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके थ्रू बायोटिक स्ट्रेस होता है एक प्लांट में। ठीक है। तो हमें इन स्ट्रेस से भी एक प्लांट को रिलीव करना है। कैसे रिलीव कर सकते हैं, उनमें इंप्रूवमेंट करके, है ना। कैसे कर सकते हैं बेटा, इनको हम और जस्ट कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि उनमें बायोटिक स्ट्रेस ना हो, एबायोटिक स्ट्रेस ना हो। तो हम ऐसे प्लांट बना सकते हैं बेटा जिनके अंदर डिजीज ना हो। ऐसे प्लांट बना सकते हैं, सपोज उनको कोई इंसेक्ट खाता है तो वो किल हो जाए। सपोज हम ऐसे एक प्लांट बना सकते हैं
जिसके अंदर हमने कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया जो कि क्या बना रहा है बेटा, कुछ ऐसी प्रोटीन्स बना रहा है प्लांट के अंदर। सपोज उन प्रोटीन्स को जैसे ही वो प्रोटीन्स एक इंसेक्ट की बॉडी में जाएगी बेटा, प्लांट को खाने के बाद में जैसे ही वो प्रोटीन एक इंसेक्ट में जाएगी, तो वो प्रोटीन क्या करेगी बेटा, उसको डीनेचर कर देगी, ठीक है, डाइजेस्ट कर देगी, है ना, उसको किल कर देगी, निमेटोड्स को किल कर देगी। कुछ ऐसे प्लांट बना सकते हैं बेटा हम जो कि कोल्ड वेदर में भी इजीली सरवाइव कर ले। कुछ ऐसे प्लांट को हम बना सकते हैं जीन इंजीनियरिंग के थ्रू या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जो कि फ्लड में भी इजीली सरवाइव कर ले, वाटर लॉगिंग में भी। कुछ ऐसे प्लांट बना सकते हैं जो कि कोल्ड वेदर में ज्यादा हीट को भी एब्जॉर्ब कर ले, वो तब भी वो स्पॉइल ना हो, डैमेज ना हो, जले ना। बात समझ आ गई बेटा? तो इसे बोलते हैं बायोटिक स्ट्रेस एंड एबायोटिक स्ट्रेस से भी प्लांट को रेजिस्ट करना है। क्लियर? ये समझ में आया बेटा सारे पॉइंट्स? सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि क्रॉप की वैरायटी का इंप्रूवमेंट क्यों कर रहे हैं हम, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, ज्यादा से ज्यादा यील्ड को पाने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने एग्जाम्पल देखा कि अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग क्वालिटीज होती है, तो क्रॉप्स हम अलग अलग पर्पस के लिए ग्रो करते हैं। कुछ क्रॉप्स को हम पल्सेस के लिए ग्रो करते हैं, कुछ क्रॉप्स को हम सीरियल के लिए ग्रो करते हैं, कुछ क्रॉप्स को हम फॉडर के लिए, जानवरों के लिए खाने के लिए ग्रो करते हैं बेटा। कुछ क्रॉप्स को बेचने के लिए, मनी क्रॉप्स होती है कुछ, उनके लिए ग्रो करते हैं। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है बेटा जो कि ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए की जाती है, ठीक है। कुछ मेडिसिनल क्रॉप्स होती हैं जो कि दवाई बनाने के लिए यूज की जाती है। क्लियर? तो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स होती है बेटा। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि जो पल्सेस होती है बेटा, उनके अंदर प्रोटीन की क्वालिटी काफी ज्यादा होती है। कुछ ऐसे क्रॉप्स होती है सीरियल्स, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती है बेटा जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं बेटा, ड्राई फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स के अंदर फैट का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है, प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ऑयल वाले जो क्रॉप्स होती है जिनसे ऑयल ऑयल मिलता है हमें, जैसे ग्राउंड नट, कैस्टर, तो इन सब से क्या मिलता है बेटा, ऑयल, जिनके अंदर लिपिड और फैट का अमाउंट काफी ज्यादा होता है। वेजिटेबल और फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स में काफी ज्यादा अमाउंट में फाइबर्स होते हैं, है ना, मिनरल्स होते हैं बेटा, विटामिन होते हैं। तो हर एक क्रॉप की अलग अलग क्वालिटी होती है। क्लियर बेटा, समझ में आया? तो हम इसे कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें कुछ ऐसी जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर जितने भी आपने टेक्निक पढ़ी, हाइब्रिड प्लांट बना सकते हैं, उनके अंदर जीन को ऐसा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे वो जल्दी ना पके, उनकी राइपनिंग जल्दी ना हो ट्रांसपोर्ट के दौरान, ठीक है, जिससे क्या वो जल्दी पके ना। कि बेटा जो राइप हो जाते हैं फ्रूट ज्यादा, वो ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते और उनकी मार्केट वैल्यू काफी कम हो जाती है। समझ में आया? मार्केट में प्राइस काफी कम हो जाता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में अगर फ्रूट की राइपनिंग देरी से होगी तो इससे क्या होगा बेटा, इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। एक 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 फ्रूट है बेटा जिसकी शेल्फ लाइफ काफी कम दिन की है, उसकी शेल्फ लाइफ को हम बढ़ा दें, वो महीने भर तक या फिर 20 दिन तक, एक महीने तक चल जाए, तो ये भी क्या है बेटा, इंप्रूवमेंट है, ठीक है। हम फूड रिसोर्सेज में या फिर जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये बात, समझ में आ गई? और इसके साथ ही हमने देखा कि बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं और इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, कैसे अपने प्लांट को रेजिस्ट कर सकते हैं ताकि वो इंसेक्ट से फाइट कर सके, ठीक है। उनके अंदर कुछ हम ऐसी जीन्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि एक इंसेक्टिसाइड बना दे प्लांट को, मतलब ऐसी कुछ प्रोटीन उसके अंदर इंसर्ट कर दे, जैसे कोई इंसेक्ट उस प्रोटीन को खाता है, जैसे उसकी बॉडी के अंदर जाएगी वो उस इंसेक्ट को किल कर दे। या फिर कुछ ऐसी हम जीन्स को उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे प्लांट कोल्ड वेदर में भी इजीली सरवाइव कर ले, हाई हीट में भी इजीली सरवाइव कर ले खुद को, या फिर ड्रॉट कंडीशन में भी इजीली खुद को सरवाइव कर ले। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। आगे बढ़े समझ में? इसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हमने 3 अप्रोच के बारे में डिस्कस किया था।
तो लास्ट है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। कैसे हम क्रॉप की प्रोडक्शन का मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा सकते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से प्लांट को कम अमाउंट में ज़रूरत होते हैं बेटा, कौन सी प्लांट को जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एनिमल्स के लिए पढ़ा था, ऐसे ही हम प्लांट्स के लिए पढ़ेंगे कि प्लांट्स के लिए किन न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत है, किन न्यूट्रिएंट की कम ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिखा है बेटा डिफरेंट फार्मर्स कैन हैव स्मॉल एंड और लार्ज फार्म्स ऑन विच दे कैन यूज़ डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस करते हैं जिसके थ्रू क्रॉप को ग्रो किया जाता है। तो अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है बेटा, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। सबसे पहले सॉइल का प्रिपरेशन किया जाता है, सॉइल को लूज़ किया जाता है, सॉइल की टर्निंग की जाती है, फिर उसके बाद में लेवलिंग की जाती है बेटा। लेवलिंग करने के बाद में अगर सॉइल ज़्यादा हार्ड है ना, सॉइल के अगर लार्ज क्रम्स हैं तो उनको ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, है ना। अगर सॉइल ज़्यादा ड्राई है तो उसको वाटर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद में सॉइंग की जाती है बेटा, सीड का सिलेक्शन किया जाता है, फिर सॉइंग की जाती है। सॉइंग के बाद में जब क्रॉप ग्रो हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उसके बाद में उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है ना, थ्रेशिंग की जाती है, वीडिंग की जाती है। तो ये सारे कुछ हम प्रोसेस जो स्टेप्स है इनको यूज़ करते हैं, इसे बोलते हैं बेटा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या फिर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट लिखा है बेटा द चॉइस ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस वुड डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज मनी। अब बेटा फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करती है कि कैसी जो फार्मर है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो फाइनेंशियल कंडीशन बेटा डिपेंड करती है, अगर उसके पास ज़्यादा पैसे हैं एग्रीकल्चर के लिए तो वो किस टाइप की क्रॉप को ग्रो करेगा वो डिपेंड करता है ना। क्रॉप का सिलेक्शन डिपेंड करता है, अगर उसके पास में ज़्यादा पैसे होंगे फार्मिंग के लिए तो वैसी क्रॉप को ग्रो करेगा जिससे ज़्यादा पैसे मिले, है ना, ज़्यादा उसको बेनिफिट मिले। अगर उसके पास में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करेगा, अदरवाइज़ वो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करके नॉर्मल यील्ड मिलेगी उसको, है ना। लेकिन जब वो कोई मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करेगा तो उसको प्रोडक्टिविटी भी क्या मिलेगी बेटा, ज़्यादा। इसके बाद में बेटा एग्रीकल्चर कंडीशन भी डिपेंड करती है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए किस टाइप का उसके पास में सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम यूज़ कर रहा है या फिर वही ट्रेडिशनल सिस्टम यूज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे ड्रिप इरिगेशन आपको पता है, ड्रिप इरिगेशन एक मॉडर्न मेथड है ना, स्प्रिंकलर एक मॉडर्न मेथड है। तो अगर इनका यूज़ किया जाता है तो वाटर का भी कम से कम यहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है, कम से कम खर्च होता है, वेस्ट कम होता है वाटर, और प्रोडक्टिविटी भी क्या मिलती है, ज़्यादा। ठीक है, मॉइस्चर बना के रखता है क्योंकि। तो डिपेंड करता है बेटा फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप का सिलेक्शन करेगा वो फार्मर, किस टाइप के इक्विपमेंट्स को यूज़ करेगा या फिर एग्रीकल्चर के लिए कौन सा मेथड वो यूज़ कर रहा है, टूल्स कैसे यूज़ कर रहा है ना, जो टूल्स यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट वो कैसे यूज़ कर रहा है, एडवांस टाइप के यूज़ कर रहा है या फिर ट्रेडिशनल यूज़ कर रहा है, डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आया। तो फर्स्ट लिखा है बेटा नो कॉस्ट प्रोडक्शन, सेकंड लिखा है लो कॉस्ट प्रोडक्शन और थर्ड है हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस डिपेंड करती है, अलग अलग टाइप की होती है फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पे। एक होती है नो कॉस्ट प्रोडक्शन, दूसरी होती है लो कॉस्ट प्रोडक्शन और तीसरी होती है बेटा हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। क्या होता है लो कॉस्ट प्रोडक्शन? लो कॉस्ट जैसे दिख रहा है आपको, लो कॉस्ट का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर ज़्यादा मनी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनमें ना तो ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ना ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने होते हैं उन्हें, ना ज़्यादा मैन्योर यूज़ करना है, ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। ठीक है, कम पानी में और इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो ये होते हैं बेटा नो कॉस्ट प्रोडक्शन। समझ में आया? जब फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक होती है फार्मर्स की और वो चाहता है कि ऐसा प्लांट मैं ग्रो करूं जिसको कम से कम मैन्योर का खर्चा हो, कम से कम फर्टिलाइज़र का खर्चा हो, कम से कम उसको पानी खर्च हो, कम से कम पानी वेस्ट हो उस पर, तो ऐसे प्लांट जो होते हैं बेटा वो इन सब के बिना भी इजीली ग्रो हो जाते हैं। लेकिन इनका सेल जो होता है बेटा ज़्यादा नहीं होता, इनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती।
ठीक है बेटा। तो जनरली ऐसे प्लांट जो होते हैं वो फार्मर्स फॉडर के लिए यूज़ करते हैं, फॉडर ग्रो करते हैं फॉडर के लिए, कैटल्स के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है लो कॉस्ट प्रोडक्शन। लो कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब थोड़ा सा रिलेटिवली हाई कॉस्ट प्रोडक्शन की कंपैरिजन में यहाँ पर कम कॉस्ट लगती है बेटा। हाई कॉस्ट की कंपैरिजन में यहाँ पर कम कॉस्ट लगती है लो कॉस्ट प्रोडक्शन में। तो इन के जो प्लांट्स होते हैं, इस टाइप पे जो प्लांट्स होते हैं बेटा, इनका सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। जिनको मॉडरेट अमाउंट चाहिए मैन्योर का, फर्टिलाइज़र का, और साथ ही साथ में जो इरिगेशन है वो भी कम चाहिए। ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ से समझ में आ गया। इसके बाद में हाई कॉस्ट में बेटा ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आपको मैन्योर प्रोवाइड करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ता है, उसमें इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना पड़ता है। समझ में आया। और इरिगेशन मेथड्स भी है बेटा जो कि एडवांस टाइप का यूज़ करना पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है इसमें। लेकिन इसकी जो मार्केट में वैल्यू होती है बेटा वो काफ़ी ज़्यादा होती है, प्राइस बहुत काफ़ी अच्छी होती है, तो इससे बेनिफिट काफ़ी मिलता है। लेकिन इसके लिए जो है इसके लिए एक फाइनेंशियल कंडीशन डिपेंड करती है बेटा। फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी है तो वो इन सब चीज़ों को परचेज कर पाएगा, अदरवाइज नो कॉस्ट प्रोडक्शन और लो कॉस्ट प्रोडक्शन इज़ बेस्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट को जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनके बिना प्लांट में डिजीज़ हो जाती है ना। क्योंकि अगर बेटा न्यूट्रिशन अगर सही अमाउंट में नहीं मिलेंगे तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होगी, और ग्रोथ अफेक्ट होगी तो प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट 100% होगी, और जब प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी तो बेनिफिट नहीं मिलेगा उतना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के अंदर कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट के लिए काफ़ी एसेंशियल है। यहाँ पे लिखा बेटा 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट दैट प्लांट्स नीड। कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इनकी। तो बेटा कार्बन बहुत ज़रूरी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इसके अलावा सल्फर, बोरोन, क्लोराइड, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और जिंक। ये तो बेटा ये सारे न्यूट्रिएंट्स है जो कि प्लांट के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया बेटा। तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना है प्लांट को ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट की प्लांट के अंदर कमी होगी तो बेटा कई सारी डिजीज़ उसके अंदर हो सकती है, मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकता है उनके अंदर। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा व्हाट हैपन्स इफ प्लांट लेक इन दीज न्यूट्रिएंट। अगर प्लांट को इन न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो क्या होता है। तो पहली बात तो आपको पता चली गई कि अगर न्यूट्रिएंट की कमी होती है, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट अगर सही से नहीं किया जाता है प्लांट में, तो प्लांट में डिजीज़ हो सकती है, प्लांट अफेक्ट हो सकते हैं, हमें जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं मिलेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो यही लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी हमने डिस्कस किया, प्लांट में डिजीज़ हो सकती है, प्लांट में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ सकता है। प्लांट में सपोज फ्रूट्स ग्रो हो रहे हैं तो फ्रूट्स की मॉर्फोलॉजी अलग हो सकती है, फ्रूट्स उतने साइज़ का नहीं ग्रो होगा, कम साइज़ का हो सकता है, छोटा हो सकता है, या जल्दी राइप हो सकता है, ख़राब हो सकता है, उसमें जल्दी इंसेक्ट लग सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी डिजीज़ उसमें हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है बेटा हाउ कैन वी इंक्रीज द यील्ड बाय प्रोवाइडिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। हम कैसे यील्ड को बढ़ा सकते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है बेटा यूजिंग मैन्योर। तो मैन्योर क्या होता है पहले आपको इसको समझना जरूरी है, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो बेटा मैन्योर क्या होती है, मैन्योर ऑर्गेनिक केमिकल से तैयार होती है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर से तैयार होती है बेटा, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है। फर्टिलाइज़र कैसी होती है जबकि इसकी कंपैरिजन में, तो फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक केमिकल से तैयार की जाती है, जबकि जो ये मैन्योर है बेटा ये काफ़ी चीप होती है, सस्ती होती है बेटा, क्योंकि ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से तैयार की जाती है, ग्रीन वेस्ट से तैयार कर सकते हैं, है ना, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे तैयार किया जा सकता है,
इसमें ग्रीन वेस्ट के साथ साथ एनिमल डंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर से तैयार की जाती है डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू, उसे बोलते हैं बेटा मैन्योर। तो यहाँ पे लिखा है मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। जितना भी बेटा एग्रीकल्चर वेस्ट होता है और जितना भी एनिमल्स का वेस्ट होता है उन सबको डिकम्पोज करा के जो तैयार हमारे पास प्रोडक्ट तैयार होता है उसको बोलते हैं बेटा मैन्योर। और मैन्योर के अंदर ह्यूमस ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि ये क्या होती है बेटा ऑर्गेनिक वेस्ट से तैयार होती है। ठीक है, तो साथ ही साथ इनको स्टोर करना भी काफ़ी जितना ये चीप है बेटा उतना ही ज़्यादा इनको स्टोर करना मुश्किल है, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट यूज़ होता है, काफ़ी बल्की होती है ये, तो इसको स्टोर करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है हमारे पास, है ना, स्पेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। इसके बाद लिखा हुआ है फंक्शंस और फीचर्स ऑफ मैन्योर, क्या फंक्शंस या फीचर है मैन्योर के। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है बेटा मैन्योर मेनली कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि जो मैन्योर है उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा से ज़्यादा होता है, क्योंकि कैसी होती है बेटा ये ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है, ठीक है, बायोलॉजिकली सिंथेसाइज होती है, तो इसीलिए इसमें ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है और ये सॉइल की फर्टिलिटी लेवल को इंक्रीज़ करता है। साथ ही साथ बेटा सॉइल के टेक्सचर को भी इंक्रीज़ करती है मैन्योर। क्लियर। इट ऑल्सो कंटेन्स न्यूट्रिएंट स्मॉल अमाउंट विच आर देन सप्लाइड टू द सॉइल ऑन एडिंग मैन्योर। तो बेटा मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट का अमाउंट काफ़ी कम होता है फर्टिलाइज़र की कंपैरिजन में। अगर हम फर्टिलाइज़र से कंपैरिजन करते हैं इन मैन्योर का, तो मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट का अमाउंट लो होता है एक फर्टिलाइज़र की कंपैरिजन में। साथ ही साथ में बेटा जो फर्टिलाइज़र होते हैं, फर्टिलाइज़र के जितने भी केमिकल्स होते हैं वो प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं और एक ह्यूमन डिजीज़ कॉज कर सकते हैं या फिर एनिमल्स के अंदर डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। लेकिन बेटा मैन्योर बहुत अच्छी होती है। अगर हम बात करें इसकी कि नुकसान करती है या नहीं, हार्मफुल है या नहीं, तो बेटा फर्टिलाइज़र की कंपैरिजन में मैन्योर ज़्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक वेस्ट से तैयार होती है, तो इसलिए ये हमारे हेल्थ के लिए हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती है और हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो बेटा जितनी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, आपने देखा होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, जैसे बिग बाज़ार, रिलायंस फ्रेश, यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा थोड़े महंगे होते हैं एक नॉर्मल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ किया जाता है बेटा, ठीक है। और मैन्योर किससे बनी होती है बेटा? ऑर्गेनिक वेस्ट से, तो इसलिए हमारी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती है। जबकि बेटा जो फर्टिलाइज़र है ये बनी होती है इनऑर्गेनिक केमिकल्स की, फैक्ट्रीज़ में तैयार की जाती है और इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिक्सिंग भी होती है, तो इसी वजह से ये सारे केमिकल्स हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है बेटा। काफ़ी सारी डिजीज़ कॉज करते हैं, काफ़ी सारे हमारे ऑर्गन्स के फेलियर होने का रीज़न हो सकते हैं ये केमिकल्स। तो बेटा जो प्लांट ग्रो करता है तो यही फर्टिलाइज़र वाटर के थ्रू प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जितने भी प्लांट के प्रोडक्ट हम खाते हैं उस प्लांट के, वो उस प्रोडक्ट के थ्रू ये केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और धीरे धीरे जमा होने लगते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं और हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी की सेल्स को अफेक्ट करते हैं, उनके मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करके। समझ में आया बेटा? ये पूरा कि मैन्योर से ज़्यादा फर्टिलाइज़र हार्मफुल है, लेकिन फर्टिलाइज़र के अंदर न्यूट्रिएंट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। और फर्टिलाइज़र बेटा अलग अलग टाइप की होती है। एक फर्टिलाइज़र होती है जो कि सिंपल फर्टिलाइज़र होती है जिसके अंदर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे एन फर्टिलाइज़र होती है, पी फर्टिलाइज़र, के है ना, पढ़ा होगा आपने, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, पोटाश, ऐसे ऐसे पढ़ा होगा आपने नाम। एक होती है बेटा कंपोस्ट फर्टिलाइज़र या फिर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, जिसके अंदर एन, पी, के तीनों का अमाउंट एक इक्वल अमाउंट में होता है। तो जिसकी कमी है बेटा, जिस न्यूट्रिएंट की कमी है आपके प्लांट में, उस न्यूट्रिएंट वाली फर्टिलाइज़र का आप यूज़ इजीली कर सकते हो। तो फर्टिलाइज़र्स जो होती है बेटा वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होती हैं। क्लियर? आपको जिस टाइप की फर्टिलाइज़र चाहिए आप उस टाइप की फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी फर्टिलाइज़र में सपोज नाइट्रोजन की कमी है तो आप नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ये कैसे होती है बेटा, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। लेकिन मैन्योर में क्या होता है बेटा, मैन्योर के अंदर न्यूट्रिएंट का अमाउंट काफ़ी कम होता है, काफ़ी लो होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट से तैयार होती है, तो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है और फर्टिलिटी लेवल को इंक्रीज करती है। तो ये समझ में आ गया बेटा फर्टिलाइजर क्या है और एक मैन्योर क्या है, क्यों एक मैन्योर के थ्रू जो प्रोडक्शन होता है बेटा वो ज़्यादा थोड़ा कॉस्ट का होता है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया कॉस्टली क्यों होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट कॉस्टली क्यों होते हैं। आपने देखा होगा ऑनलाइन भी, आपने अगर कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देखते होंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं एक नॉर्मल प्रोडक्ट की कंपैरिजन में। किसकी वजह से बेटा, क्योंकि वहाँ पर केमिकल्स का यूज़ कम से कम या फिर नेग्लेजिबल अमाउंट में किया जाता है। ठीक है बेटा, इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है दिस सॉइल टेक्सचर, मैंने अभी बताया आपको सॉइल का जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करता है। यहाँ पर लिखा है दिस सॉइल स्ट्रक्चर आल्सो एनहांस इज ड्यू टू मैन्योर। मैंने वही बात बताई कि सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है मैन्योर से। इट टेंड्स टू होल्ड मोर अमाउंट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर वाटर को होल्डिंग करने की कैपेसिटी क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, सॉइल में इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मैन्योर जो है सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट बेटा, दी ऑर्गेनिक मैटर अवॉइड्स वाटर लॉगिंग एंड ड्रेनेज इन क्ले सॉइल। तो बेटा ऑर्गेनिक मैटर की वजह से क्या होता है, पानी नहीं जमा होता है, वाटर लॉगिंग नहीं होती, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है बेटा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और जिनकी वजह से वाटर लॉगिंग हो सकती है, पानी जमा हो सकता है। इसका बेटा मैन्योर इज प्योरली ऑर्गेनिक, हैंस यूजिंग मोर मैन्योर इज कम्प्लीटली हेल्दी फॉर प्लांट एज वेल एज द एनवायरमेंट। ठीक है, मैंने अभी जो डिस्कस किया आपसे कि मैन्योर अगर आप यूज़ करते हैं आपकी फार्मिंग में, तो मैन्योर बेटा ऑर्गेनिक वेस्ट से बनी हुई है। वहाँ पर यूज़ ही क्या हुआ है, ग्रीन वेस्ट यूज़ हुआ है, एनिमल वेस्ट यूज़ हुआ है ना, एग्रीकल्चर वेस्ट यूज़ हुआ है, तो यही सब यूज़ हुए हैं। ये सब क्या है बेटा, ऑर्गेनिक मैटर है। अब ऑर्गेनिक मैटर है तो हमें अफेक्ट नहीं करेगा, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन बेटा जब हम केमिकल वाले प्रोडक्ट्स या फिर जैसे इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो बेटा ये फर्टिलाइज़र्स, ये जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं, ये सब केमिकल्स के थ्रू तैयार होते हैं, कंपनी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें तैयार किए जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, हमें उनको यूज़ करना चाहिए। थोड़े कॉस्टली होते हैं वो बाकी कंपैरिजन में, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इसलिए मैन्योर ज़्यादा बेस्ट है फर्टिलाइज़र की कंपैरिजन में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में दे सकता है। तो बेटा मैन्योर सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव करती है, मैन्योर फर्टिलिटी लेवल को इंक्रीज़ करती है सॉइल के, मैन्योर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, मैन्योर जो होती है बेटा वो ह्यूम्स प्रोवाइड करती है ना, ह्यूमस प्रोवाइड कराती है प्लांट को। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद लिखा बेटा यूजिंग मैन्योर इज अ वे टू रिसाइकल फार्म वेस्ट, है ना। मैन्योर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं बेटा, आपके जितना भी एग्रीकल्चर का वेस्ट है उसको कलेक्ट करके उसकी मैन्योर तैयार कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपका जो मनी है बेटा वो भी कम यूज़ होगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो जितने भी एग्रीकल्चर का वेस्ट है उसको कलेक्ट करें, और कलेक्ट करने के बाद में उसकी अगर हम मैन्योर तैयार करें और उस मैन्योर से हम प्लांट को ग्रो करें या फिर एग्रीकल्चर में यूज़ करें, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। समझ में आया बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया बिल्कुल। हमने एक पॉइंट्स को 2-3 बार समझा है, अच्छे से देखा है, तो किसी पॉइंट में मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम आई होगी, बहुत सिंपल सा चैप्टर है।
ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, एमसीक्यूज भी, लेकिन फ्रेम थोड़ा सा टफ किए होते हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चन लिखा गया है उसको आपको देखना है। ठीक है बेटा, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे से सुनिए, कुछ अलग पॉइंट्स हैं एडिशनल, उनको नोट डाउन कीजिए, और कंटेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास हाइजीन मेंटेन कीजिए, बाहर कम निकलिए। गुड लक।